Students, are you able to see? Okay. Yes, ma'am. Seeing heterotrophic nutrition आ रहा है आपके एग्जाम में, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का है. होलोजोइक, दैट मींस एनिमल जो होता है वो सॉलिड फूड अपने मुंह में लेता है, माउथ में, एंड इंजेस्ट करता है, अपनी बॉडी में उसके फूड जाता है फूड पाइप के थ्रू, और अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे स्टमक में जाएगा तो स्टमक में भी डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे भी डाइजेस्ट होगा, लीवर अपने जूसेस में रिलीज करेगा, पैनक्रियास अपने जूस. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट मींस बॉडी फूड विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी. Saprophytic nutrition, that means the organism will be feeding on the dead matter. कोई भी मरा हुआ है, कुछ भी डेड चीज पड़ी हुई है, जैसे डेड पत्ते पड़े हुए हैं, अर्थवर्म उनको खाता है मिट्टी के साथ साथ, ठीक है, तो डेड मैटर को खाता है. फंगस उग जाती है, फंगस डेड मैटर पे उग जाती है. ब्रेड पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, किसी ने देखा नहीं, उसमें फंगस उग जाएगी. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर को खाते हैं, और नीचे एग्जांपल भी दिया है, मतलब फंगी. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है. क्या होता है? सेप्रोफाइटिक. और होलोजोइक में 2 दिए हैं, एमीबा और एनिमल्स. फंगी कलर के होते हैं मैम? फंगी के कोई से भी कलर हो सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, बाकी पिगमेंट्स होते हैं. तो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, वो डेड मैटर को खाती हैं, तो उनको ग्रीन कलर की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है? पैरासाइटिक. यस मैम. इनसाइड द और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट कहाँ रहते हैं? या तो इनसाइड या तो आउटसाइड रह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के. दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के, या तो खाल के ऊपर चिपकते उसको खून चूस कर, जैसे जोंक चिपक जाती है बारिश में निकलती है जो, ठीक है, ब्लड सकिंग करती है वो. या फिर कोई ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे पेट्स के लग जाते हैं. होस्ट, वो डॉग हो गया जिसके ऊपर छोटे से कीड़े वगैरह चिपके हुए हैं, उसका खून चूस रहे हैं, तो जो छोटा कीड़ा है वो तो उसका पैरासाइट हो गया, और डॉग का स्किन क्या हो गया? डॉग क्या हो गया? होस्ट हो गया. होस्ट पे से पैरासाइट क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है. कस्केटा एक पौधे वाला पैरासाइट है. कस्केटा एक ऐसी बेल होती है जिसमें क्लोरोफिल कम होता है, तो इस वजह से दूसरे ट्री पे वो ग्रो करती है, तो उससे चूस कर उसके जाइलम फ्लोएम में से क्या लेती है? जाइलम में से पानी, फ्लोएम में से फूड. प्लांट पैरासाइट है कस्केटा. समझ में आया ये एग्जांपल? एनिमल डॉग वगैरह के वो है कीड़े, डॉग्स के लग जाते हैं. एक तो होलोजोइक 3 हो गए, होलोजोइक, और सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक. एक वैसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए. कोई आप एक्सप्लेन करके दिखाइए अब मुझे. अब मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं. नहीं, वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए कि शॉर्ट होलोजोइक में ही दिखा हुआ है यहाँ पे, यही मैंने एक्सप्लेन किया है. होलोजोइक जो है वो एनिमल्स के टर्म को लेता है. और सैप्रोफाइटिक उसे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा. पूरी बात बतानी है. डाइजेस्ट ये फूड विल बी टेकन इनसाइड द बॉडी एंड इट विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी. लाइक अमीबा अंदर ही अंदर उसे डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूम में. एनिमल. एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं, हम माउथ में खाना लेते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे डाइजेस्ट करते हैं. सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? डेड मैटर पे रहता है ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर से न्यूट्रिशन लेता है. इट्स लाइक एग्जांपल ब्रेड. फंगी वगैरह जैसे उग जाती हैं डेड मैटर पे. एंड अपना आता है लास्ट में पैरासाइट्स. ऐसे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रहते हैं, उनका ब्लड सक करके रहते हैं, या इंटेस्टाइन में जो कीड़े हो जाते हैं. समझ रहे हो? इंटेस्टाइन के कीड़े भी एक तरह से पैरासाइट है. ये लिव इनसाइड द होस्ट या आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म. बाहर भी रह सकते हैं, स्किन के अंदर भी रह सकते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. एग्जांपल अगर एनिमल्स की बात करें तो टिक्स, और कस्केटा प्लांट पैरासाइट है. एक ऐसी डेलिकेट सी बेल होती है जो बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर ग्रो हो जाती है. कस्केटा, उसमें क्या नहीं होता, उसमें क्लोरोफिल कम होता है, तो वो उसका सारा न्यूट्रिशन ट्री से लेती है. तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बड़े दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं. अब आपको ये लर्न करना है, ये फ्लो चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, तब आपका ये न्यूट्रिशन का टॉपिक क्लियर होगा. न्यूट्रिशन इन एनिमल में 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. ठीक है, अमीबा में दिखा रखा है, स्यूडोपोडिया की मदद से उसने एक फूड पार्टिकल को अंदर लिया है. इस प्रोसेस को इंजेशन बोलेंगे. स्यूडोपोडिया बनाकर ये अंदर ले रही है, और फूड वैक्यूल फिर बन गया. फूड वैक्यूल के अंदर अब डाइजेशन होगा, और फूड पूरा का पूरा अमीबा के सेल को बड़ा करने में, ग्रो कराने में, यानी अमीबा के अंदर अब्सॉर्ब होगा और एसिमिलेशन होगा. और लास्ट में क्या हो जाएगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसे बाहर रिलीज करके इजेशन हो जाएगा.
अमीबा के पास होलोजोइक न्यूट्रिशन है, यानी उसके अंदर फूड जाता है और अंदर ही डाइजेस्ट होता है, सॉलिड फूड अंदर जाता है और डाइजेस्ट होता है। अमीबा हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया से मूव करती है, फूड वैक्यूल फॉर्म होता है और अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर रिलीज हो जाता है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग का हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम याद होना चाहिए, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, पैंक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, पूरा याद होना चाहिए। कहाँ पर भी आपका पूरा पूरा स्टेप्स दे रहे हैं, फ्लो चार्ट आप पूरा पूरा बना सकते हो, ये नोट्स आपकी क्लास में शेयर्ड है। तो सैलिवरी ग्लैंड सबसे पहले बताना है, माउथ अगर एक्सप्लेन करोगे तो जरूर बताना है। इसमें इक्वेशन के फॉर्म में बता सकते हो कि स्टार्च है फूड के अंदर, स्टार्च ऑफ फूड, एक तरफ स्टार्च लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे कि ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर सलाइवा काम कर रहा है। सलाइवा के अंदर कौन सी एंजाइम है, हमारे माउथ में सलाइवा निकला है, सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज लिखा और फिर इसको स्टार्च को किसमें तोड़ दिया, माल्टोज। तो इस तरह से सिंपल शुगर है माल्टोज, स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो खाना हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। और माउथ में क्या है, टीथ होता है, माउथ में टंग होती है, टीथ च्यूइंग करती है फूड का, ग्राइंडिंग करती है फूड को, टंग रोलिंग करती है, टेस्ट करती है फूड को। इसोफेगस क्या करता है, ट्यूब जैसा है, फूड को माउथ से इसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरह लेकर जाता है स्टमक तक, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसमें एक्सपेंशन होते हैं, एलिमेंट्री के नाम में फूड चलता है। स्टमक, स्टमक में तीन चीज बतानी जरूरी है, पेप्सिन उसकी एंजाइम है, HCl उसका एसिडिक मीडियम कर रहा है, म्यूकस उसके अंदर उसको लेयर को बचा के रखता है डायरेक्टली जलने से, एसिड से जलने से। पेप्सिन प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम है, ये बताना है। HCl मीडियम को एसिडिक बना रहा है स्टमक के, क्योंकि इसी मीडियम में पेप्सिन काम कर सकती है, अगर HCl नहीं निकला तो पेप्सिन काम नहीं करेगी। और म्यूकस उसको बचा के रखता है, जैसे ये स्टमक है, अगर ये स्टमक है तो इसमें इस तरह सा बैग जैसा होता है, इसमें तीनों चीजें निकलेंगी, HCl निकलेगा अंदर की तरफ, सबसे अंदर HCl निकलेगा लिक्विड जैसा, ये खाने को पूरे मीडियम को एसिडिक बनाएगा, इसमें एंजाइम बनेगी, पेप्सिन नाम की एंजाइम बनेगी। तो ये मैंने अगर स्टार शेप एंजाइम बनाई है, और ये जो लेयर मैंने चढ़ाई है ये किसकी लेयर होगी, म्यूकस की। म्यूकस की लेयर पूरी स्टमक के अंदर की लाइनिंग पे चिपकी रहती है, ताकि वो HCl से पूरा उसकी जो लेयर है, इसकी वॉल है, वो खराब ना हो, स्टमक की वॉल खराब ना हो, जले ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर अपने रिलीज करता है सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि बाइल नाम के सिक्रीशंस हैं, और ग्रीनिश येलोइश फ्लूइड है बाइल, जो लीवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और फिर रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है। पैनक्रियाज अपने जूसेस रिलीज करती है, ठीक है। तो बाइल का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफाइड फैट, यानी कि बिग फैट, कल भी बताया था, बिग फैट के मॉलिक्यूल को, बिग फैट के मॉलिक्यूल को BIG, बिग फैट, बड़ा सा ऑयल का ड्रॉपलेट है, उसको उसको क्या बाइल एक्ट करेगा, उसके ऊपर क्या काम करेगा, बाइल काम करेगा, और उसको थोड़े थोड़े छोटे से टुकड़ों में चेंज कर देगा, क्योंकि बाइल का एक्शन डिटर्जेंट की तरह होता है। जैसे आप कोई तेल का निशान लग जाता है, अब उसके ऊपर डिटर्जेंट घिसते हो, साबुन घिसते हो, तो उसको क्या होता है, पूरा तेल धीरे 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 करके हटता है ना उस पे से। ऐसी बड़ा सा फैट है, बड़े से चिकनाहट है, छोटे छोटे से चिकने, और उसमें छोटे छोटे से ऑयल के मॉलिक्यूल में टूट रही है, ये किसने करा है, बाइल ने। और बाइल के अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अभी अभी जो फूड स्टमक से आया है वो एसिडिक हो रहा होता है, तो उसको एल्कलाइन में चेंज करते हैं। मीडियम को भी क्या करते हैं, एल्कलाइन करते हैं। बाइल के दो काम हो गए, इमल्सिफिकेशन एंड टू चेंज द मीडियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एल्कलाइन। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपका पैनक्रियाटिक जूस के बारे में और इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बताया, इंटेस्टाइन की एंजाइम्स के बारे में बताया, और कौन से प्रोडक्ट कंपाउंड्स को वो तोड़ रहे हैं। इंटेस्टाइन की एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट फाइनली ग्लूकोज में, सबसे सिंपलेस्ट शुगर में टूट जाएगा, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट जाएंगे, मतलब मोनोमर्स में सब चीजें टूट जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस से, उसके एंजाइम से। पैनक्रियाटिक जूस में टू मेन एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को तोड़ती है, प्रोटीन को किसमें चेंज करती है, पेप्टोन्स में। लाइपेज जो कि इमल्सिफाइड, जो छोटा छोटा फैट हो गया था अब
बाइल ने जो छोटा छोटा फैट किया था उसको और तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लाइपेज तोड़ेगी। एक लाइपेज किसकी एंजाइम है? पैनक्रियाटिक की एंजाइम है, पैनक्रिया की एंजाइम है। क्लियर हो रहा है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू बाइल जूस, ये रहा बाइल का एक्शन। लास्ट क्वेश्चन दे रखी है, बड़ा सा लार्ज फैट मॉलिक्यूल बाइल जूस के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में ब्रेक हो रहा है। क्लियर हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन है, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा या वेस्ट जाएगा तो उससे बस एक्स्ट्रा पानी अब्सॉर्ब होगा, फिर सॉलिड वेस्ट एनएस के थ्रू रिलीज हो जाएगा। रेक्टम में थोड़ी देर स्टोर रहेगा वेस्ट, टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, एनएस हेल्प इन इजेशन, और एनएस उसे बाहर की तरफ फेंक देगी, इजेस्ट कर देगी। इज इट क्लियर? ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। माउथ देख रहे हो आप, उसके अंदर टंग देख रहे हो सेंटर में, पैरोटिड ग्लैंड्स देख रहे हो, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये सब 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं। एक जीभ के नीचे हो रहा है, एक लोअर जॉ के नीचे है, और एक बिल्कुल गले की तरफ है। सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं ऊपर वाले को, पैरोटिड वाले को। फेरिंक्स यानी कि इसोफेगस से शुरू होने से पहले एक जगह आएगी जिसमें नाक और मुंह दोनों का कनेक्शन होता है, उसे फेरिंक्स कहते हैं। फिर फेरिंग्स के बाद जो बोलस होगा, खाने का जो बोल मॉलिक्यूल होगा, वो फूड पाइप में यानी इसोफेगस में मूव करेगा थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और फिर वो स्टमक में, पीछे यहाँ लाइट कलर का ये जो बना रखा है, ये किसको बनाया है? स्टमक को। स्टमक में फूड चला जाएगा, स्टमक में चाइम बन जाएगा फूड, और उसमें एसिड का प्रेजेंस में नहीं एसिड मिलता है। बोलस प्लस पेप्सिन और प्लस एसिड के प्रेजेंस में जो क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है, तो तब वो चाइम कहलाता है। अब उसमें अब वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो ये गॉल ब्लैडर में से बाइल आ जाएगी, और पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस आ जाएगा। ये दोनों अंदर आ जाते हैं, है ना? तो गॉल ब्लैडर से निकलकर बाइल आ जाएगी, वो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करेगी, और जो ये है पैनक्रिया, वो अपने पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगी। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और इलियम, ये सब दिए हुए हैं। देन असेंडिंग कोलन, कोलन की बात बाद में, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ आप देख रहे हो बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड फॉर्म में दिख रही है आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, ये 2 to 4 मीटर की, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ही बड़ा होता है, इसे लार्ज बोलते हैं, और इनका डायमीटर छोटा होता है, 2 to 4 मीटर्स, 5 मीटर्स की भी हो सकती है। ड्यूडेनम पहला पार्ट है, जो स्टमक वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसे ड्यूडेनम बोलेंगे। तो सेकंड पार्ट को जेजुनम बोलेंगे, और लास्ट पार्ट को जो डायरेक्ट कोलन में जाने वाला होगा, लास्ट पार्ट ट्यूब का, उसे इलियम कहेंगे। इलियम ये ऊपर जाता हुआ कोलन असेंडिंग कोलन है, स्ट्रेट आता हुआ कोलन ट्रांसवर्स कोलन है, और नीचे जाता हुआ कोलन डिसेंडिंग कोलन है। तो 3 तरह के कोलन होते हैं, असेंडिंग ऊपर जा रहा है, जो ट्रांसवर्स जो स्ट्रेट जा रहा है, और जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग। अब इसके बाद सीकम एक वर्ड आता है यहाँ पर, पहला पार्ट असेंडिंग कोलन का, सीकम पहला पार्ट है कोलन का, जिसमें एक छोटा सा अपेंडिक्स जैसा ब्लाइंड सैक का स्ट्रक्चर भी है, खाली बैग होता है ये छोटा सा। पहले जब एंसेस्टर्स में खाना, हम लोग ज्यादा कच्चा चीजें खाते थे या घास वगैरह ज्यादा या पका के नहीं खाते थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते थे जो डाइजेशन में हेल्प करते थे। देन रेक्टम लास्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें टेम्पररी वेस्ट स्टोर रहता है रेक्टम में, और एनल कैनाल लास्ट में एनस से वो रिलीज होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया है? Yes, ma'am. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शोन इन द फिगर्स, डाइजेशन बिलो, माउथ से स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन, एंड ब्रोकन डाउन सलाइवरी अमाइलेज से शुरू हो रही है, क्योंकि मुंह में जो सलाइवा निकला उसमें अमाइलेज नाम की जो एंजाइम है वो क्या कर रही है? फूड को ब्रेक कर रही है, फूड के स्टार्च को ब्रेक कर रही है। फिर फूड स्टमक में जा रहा है, जहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू गया है, इसोफेगस के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, फिर एंजाइम और ज्यादा डाइजेशन करते हैं। लीवर और गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास के भी जूसेस रिलीज होते हैं, और फिर लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड जो होता है फाइनली डाइजेस्ट होकर अब्सॉर्ब होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रिमेनिंग न्यूट्रिएंट थोड़े बहुत सॉल्ट अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और पानी बहुत सारा एब्जॉर्ब होता है।
सॉलिड वेस्ट फिर बाहर रिलीज हो जाता है, एनस एनस से रिमूव हो जाता है। रेस्पिरेशन पढ़िए इसे, कोई आप में से पढ़ना चाहेगा? रेस्पिरेशन तब से मैं ही पढ़ रही हूँ, यू कैन रीड। So respiration, it is a process. इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थोड़ा जोर से हमें पढ़ना होगा। It is a process in living organism involving the production of energy, typically with intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complete complex ऑर्गेनिक organic सब्सटेंसेस। substances. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन होना ज्यादा मेन है, मतलब रेस्पिरेशन का सीधा सा रिलेशन एटीपी बनना एनर्जी बनने से है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी और ऑर्गेनिक जो फूड होंगे वो ब्रेक होंगे। इसके दो पार्ट्स होंगे, सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज हो, यानी ब्रीदिंग की बात कह रहे हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले ली और CO2 रिलीज कर दी, और सिंपल फूड ब्रेक होगा सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर। और वो कैसे ब्रेक होगा, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट आपकी बुक में भी है। ग्लूकोज होगा साइटोप्लाज्म में, सबसे पहले पायरुविक एसिड में चेंज होगा और एनर्जी में। फिर पायरुविक एसिड कैसे चेंज होगा, तीन तरह से टूट सकता है पायरुविक एसिड Absence of फर्दर। oxygen, presence of oxygen, and influence of oxygen. इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, Insufficient एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल और CO2 बन जाता है और एनर्जी बन जाती है। इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। presence of इसमें पायरुविक एसिड किस में बदल रहा है, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये याद करना है, बना बना के याद करना है ये फ्लो चार्ट आपको। oxygen. इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है तो सही पर थोड़ी कम है, तो पायरुविक एसिड किस में चेंज हो रहा है, Lactic तीन acid. तरीके से चेंज होता है अलग अलग कंडीशंस में। पहली एब्सेंस में इथेनॉल और CO2 बनेगा, इनसफिशिएंट में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तब बनता है जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर मस्कुलर पेन होता है, उस समय लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है। राइट में लास्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस समय सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, क्योंकि इसमें फुल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें कोई ऐसा वर्कआउट नहीं तो होता। इसमें पायरुविक एसिड पूरा टूटता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक टाइप की है, इसे कोई और पढ़ेगा। एनी स्टूडेंट वांट टू रीड, ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन आल्सो रीड, स्क्रीन इज शेयर टू यू। What are the two types of respiration? I want any one of you to read it, the points. Aerobic and anaerobic. Okay. एनारोबिक के पॉइंट्स बताइए, एरोबिक के पॉइंट्स बताइए, कंपैरेटिव पढ़ना है आपको ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। रिवाइज कर रहे हैं हम। रीड द पॉइंट्स। Aerobic plays in the presence of oxygen, occurs in mitochondria and products are carbon dioxide and water. More amount of energy is released, 38 ATP. ओके, वेरी गुड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे इस रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, नियरली 38 एटीपीज बनेंगे। अब एनारोबिक के पॉइंट्स पढ़िए। Takes place in the absence of oxygen, occurs in cytoplasm and products are alcohol or lactic acid. Less amount of energy is released, 2 ATP. ओके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, साइटोप्लाज्म में होगी ये। एंड प्रोडक्ट इसके अल्कोहल और लैक्टिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहल और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड, और कम एनर्जी इसमें रिलीज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज बताना है, इसका फ्लो चार्ट बताना है। नोस्ट्रिल से एयर नेजल पैसेज में जाती है, नेजल पैसेज से नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, अल्वेओलर सैक में और ब्लड कैपिलरीज में। डायग्राम आपको पूरा याद करना है। आपको देख रहे हो यहाँ पे नोस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज दिखा रखा है, माउथ की भी कैविटी दिखा रखी है, फेरिंग्स दिखा रखा है, लैरिंग्स दिखा रखा है, एंड देन ट्रैकिया है, विंड पाइप और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसमें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रोंकाई है तो जो लंग्स में जा रही हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी भी ब्रांचेस, और फिर एल्वेओलाइज हैं छोटी छोटी। मैम ये डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आएगा? हाँ, ये और डाइजेस्ट सिस्टम किसी एक कोई भी अभी एक आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म आपको क्लास में पढ़ाया था, कोई और पढ़ेगा जिसने अभी रीड किया था उसके अलावा कोई और बच्चा इसे रीड करे। कौन? विकास सर, विपुल, युवराज, पढ़ सकते हैं कोई भी।
मैं ये पॉइंट्स रीड करने हैं क्या? हाँ पॉइंट्स या रीड करने हैं। during inhalation the thoracic cavity chest cavity एक्सपैंड, expand. मैं Second बोला point था ना जब हम सांस अंदर भरते हैं तो चेस्ट की साइज क्या हो जाएगी, जो छाती होगी वो Ex- चौड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। जब yes हम ma'am. फौज या किसी में करते हैं तो चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उनसे Yes बोलते हैं ma'am. और सांस भरो और सांस भरो, फिर इंच टेप से उनका नापते हैं, तो उससे क्या पता चलता है लंग्स कितने हेल्दी हैं, ठीक है, कितनी सांस अंदर गई है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी इंक्रीज। सेकंड पॉइंट, Ribs lift up. रिब्स भी ऊपर हो जाएंगी अगर एक्सरसाइज करेंगे, या फिर हम सांस अंदर भर रहे हैं तो रिब्स ऊपर हो जाती हैं। देन Diaphragm become flat in shape. डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा शेप में। डायफ्राम Volume of lungs. लंग्स रखे रहते हैं वो नीचे चला जाएगा, थोड़ा फैट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेज एंड एयर एंटर, तो वॉल्यूम लंग्स के बैग्स की जो वॉल्यूम होगी थोड़ी सी खुलेगी और उसमें हवा अपने आप ही अंदर आ जाएगी। क्लियर, इनहेलेशन कैसे होता है, ये स्टेप्स हैं। चेस्ट कैविटी बढ़ी, टिप्स थोड़ी सी बाहर की तरफ आई, डायफ्राम थोड़ा नीचे की तरफ आया, सांस अपने आप अंदर आई। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के वक्त क्या होता है, रीड इट। Thoracic cavity constant. थोरैसिक कैविटी, Contract. थोरैसिक बोलते हैं इसे, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। रिब्स मूव, Ribs move downwards. ठीक है, रिब्स डाउनवर्ड आ जाएंगी, वापस जहां पे थी वहीं आ जाएंगी। जो पसलियां है, रिब्स मतलब जो हमारे लंग्स के ऊपर जो हड्डियों का केज होता है वो पहले ऊपर उठा था इनहेलेशन के वक्त, तब नीचे जाएगा। डायफ्रैगम क्या हो जाएगा, वापस से ऊपर आ जाएगा। लंग्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एयर बाहर चली जाएगी। यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है आपको, एरोज आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ मूव हो रही है। तो पहला इनहेलेशन का डायग्राम है, दूसरा एक्सहेलेशन का है। इससे समझ में आ रहा है डायग्राम से? Yes ma'am. आ रहा है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओलाई और ब्लड और टिश्यूज। अब एल्वेओलाई में जब ब्लड में एल्वेओलाई से जब ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गई तो वो टिश्यूज में कैसे जाती है ये बता रहे हैं। तो एयर रिच इन ऑक्सीजन जब वो एल्वेओलाइज तक पहुंचती है तो जो ब्लड वेसल्स उसके ऊपर कवर्ड होते हैं। अब एल्वेओलाइज कहाँ है, ये है एल्वेओलाइज जो आपको सर्कुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ट्यूब्स के सबसे एंड पॉइंट पे, ये एल्वेओलाइज हैं। इनके ऊपर कैपिलरी नेटवर्क भी होता है, ब्लड के पूरी कवरिंग होती है जिसमें आरबीसी घूम रहे होते हैं। तो जैसे ही इनमें ऑक्सीजन जाती है एल्वेओलाइज में, ये ऑक्सीजन आरबीसी के सेल्स के अंदर पहुंच जाती है, इसके अंदर जो आरबीसी बाहर घूम रहे हैं उनके अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उन्हें पकड़ लेता है, हीमोग्लोबिन उनसे बॉन्ड बना लेता है। क्लियर, तो यही फ्लो चार्ट दे रखा है कि एक बार एल्वेओलाइज में जब ऑक्सीजन पहुंच गया तो वो उसके ब्लड में पहुंच गया, वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में, और फिर वो आरबीसी में बाइंड हो गया। देन ऑक्सीजन रिलीज हो गया टिश्यूज में। अब वो जहां भी आरबीसी पहुंचेंगे वो अपने क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में है, यानी अब टिश्यूज में क्या बन रही होगी, ऑक्सीजन ले ली, उन्होंने फूड तोड़ दिया, तो अब वहां पे क्या बन रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तब वहां ब्लड क्या ले लेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में उसने ऑक्सीजन पहुंचाई पर टिश्यू से क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड फ्लो चार्ट, पहले फ्लो चार्ट में तो ऑक्सीजन पहुंची टिश्यूज में, सेकंड प्रोसेस में जो टिश्यू में CO2 बन रही है वो कहाँ आई, ब्लड में आई, और ब्लड से वो CO2 विल बी डिसॉल्व्ड इन ब्लड, ब्लड से ब्लड कैपिलरीज में आ गई। ब्लड कैपिलरी जो एल्वेओलाई के पास है, और उन्होंने फिर कहाँ रिलीज कर दी वो CO2, एल्वेओलाई के अंदर, और एल्वेओलाई से वो नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर एक्सहेल हो गई। एक्सहेल मतलब बाहर हमने सांस छोड़ दी, यहाँ एयर अंदर ली थी, उसके थ्रू ब्लड में पहुंचाई, ब्लड के थ्रू किस में पहुंचाई, आरबीसी में, आरबीसी के थ्रू टिश्यू में। जो बाहर की सांस थी, ऑक्सीजन थी, उसे हमने पहले अंदर पहुंचाया टिश्यूज में। टिश्यूज की जो एयर थी CO2 से हमने कहाँ पहुंचाया है, बाहर। वही साइकिल है, बस रिवर्स में। ठीक है,
ऑक्सीजन पे- पहले एल्वियोलाई से ऑक्सीजन पहले ब्लड में पहुंच रही है, ब्लड कैपिलरी में, ब्लड से आरबीसी और रेड हीमोग्लोबिन ब्लड में सेल में पहुंच रही है, है। फिर वो ब्लड की मदद से टिश्यू में जा रही है। यहाँ पे CO2 टिश्यू में है, वो किस में आ रही है, CO2 रिलीज इन द ब्लड, ब्लड में पहुंच रही है, और ब्लड से वो फिर ब्लड कैपिलरी में एल्वियोलाई के पास आ रही है, और एल्वियोलाई के अंदर वो CO2 रिलीज हो रही है, CO2 वापस से रिलीज हो रही है, और फिर वो नाक के थ्रू बाहर एक्सहेल करी जा रही है, यानी कि निकाली जा रही है। गैस बाहर रिलीज करी जा रही है सांस के थ्रू। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लैंड एयर में अपने चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है उससे ऑक्सीजन लेते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, तो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने गिल्स के थ्रू लेते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होती है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन सिंपल है एनिमल से, क्योंकि उनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, गैस एक्सचेंज हो जाता है 3 मेथड से। ये आपको लिखना है प्लांट की रेस्पिरेशन में। स्टोमेटा के थ्रू होता है लीव्स में जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स, आपने इनकी स्लाइड भी बनाई है। इन स्लाइड बनाते हैं आपको देखा है कि गार्ड सेल्स होते हैं बीन शेप, और बीच में क्या होता है, एक पोर होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर आएगी इनमें। रेस्पिरेशन के वक्त पौधे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, सबको ऑक्सीजन चाहिए। अपना स्टोमेटा पोल में प्रेजेंट होता है, पोर ही है स्टोमेटा, और बाहर क्या रिलीज करेगा पौधा, CO2, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पौधे के टिश्यूज में भी क्या होएगी, फूड का ब्रेक डाउन होएगा और एनर्जी बनेगी। प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, प्लांट में ऑक्सीजन कब से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन के लिए लेता है, क्योंकि उसको अपने ATP बनाने हैं। एनर्जी। तो वो स्टोमेटा में ऑक्सीजन लेंगे, CO2 रिलीज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। सेल्स में उनके भी फूड ब्रेक डाउन होगा, ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ATP बनेंगे। और स्टेम अगर वुडी हो गई है, थोड़ी सी वुड की बन गई है, डेड टिश्यूज ज्यादा है, तो लेंटिसेल्स नाम के स्ट्रक्चर उनमें होते हैं पेड़ों के तने में। तो बार्क ऑफ द ट्री होता है, वहां पर ऐसे पोर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं। स्टोमेटा तो ओपन और क्लोज हो सकते हैं, पर लेंटिसेल्स हमेशा ऑल द टाइम ओपन रहेंगे। ये पोर हैं जो स्टेम में होते हैं, और ये स्टेम के टिश्यूज को ऑक्सीजन देते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स अपने जनरल सरफेस से क्या करती है, जो रूट्स अपने सरफेस से गैस एक्सचेंज करती है। रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं, रूट्स मिट्टी में होती हैं, आपको पता है। तो पौधे के हर पार्ट अपने लिए खुद रेस्पिरेशन करेंगे। रूट्स होंगी, वो रूट हेयर से एयर ले लेंगी, सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी रूट्स के टिश्यूज में, और रूट्स की जो CO2 होगी वो सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएगी। तो रूट्स अपनी तरफ से रेस्पिरेशन करती हैं। जैन इसके पास जो लीफ है, लीफ के अंदर क्या बताए हैं, स्टोमेटा बताए हैं, बहुत टाइनी टाइनी से पोर हैं, उनके थ्रू क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट में। और स्टेम के अंदर क्या होंगे, लेंटिसेल्स। स्टेम के अंदर ऐसे पोर्स होंगे जिनको क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स। नाम याद रखना आपको, 3 चीज याद रखनी है प्लांट्स के लिए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? Yes, ma'am. जो भी चीज हमने समझी, कोई डाउट? यहाँ तक हमने जो भी समझा उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। Do you want to ask? Try to solve the questions of the NCERT. This was homework also. Respiration के बाद जो blue questions दिए हैं वो आपको करने हैं। मैम फेयर कॉपी में? फेयर कॉपी में करना है। This was homework. So now I'm ending the class. ओके मैम। Complete your work, complete your notes. अगर कोई भी notes हैं जो आपके complete नहीं है तो ये PDF कल आपको भेजा हुआ है ग्रुप में। PDF ओपन करेंगे और अपना जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नहीं हो रहा होगा आपका, ठीक है, तो वो आपको करना है। अभी आपका 8th पीरियड होगा तो वो आप करेंगे। चार्जिंग दिखा रहा है। So now I'm ending the class. You will attend the next class. 8th period. Okay. Thank you, ma'am. May you take the next class also? What?
You also take that. Beta, last period will be taken by the teacher who is having last period. The link will be coming. Who is having your last period? Sonia ma'am. Okay. So wait, either the material will be sent, study material, questions and so thus that type of thing, or the link will be shared. Okay. Your science period is over now. You learn these notes, you prepare these notes and do the question and answers as well.